Mechanical properties of solids. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शार्ट के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से और मोस्टली लॉन्ग में भी पूछ लेती, बट काफी कंसेप्चुअल है, ठीक है। और जो पॉलीमेरिक सॉलिड है वो हमने पढ़ लिया ना। हेलो, ठीक है, पढ़ा हुआ है तो आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब पॉलीमेरिक सॉलिड के बारे में आप जाकर देख लेना लेक्चर, अगर आप लोड तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आप लोड। अच्छा, नेक्स्ट आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए, सबसे पहले हमने मैटर और उसके जितनी भी मैटर के आगे टाइप्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि मैटर के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं और उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज पे बेस करती हैं। वो कौन सी चीज है कि मैटर की हमने आगे कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा, ठीक है। मेन ये चार स्टेट्स हमने पढ़ी और हर एक स्टेट की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और लाइक सॉलिड्स काफी हार्ड होते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, गैसेस, प्लाज्मा इसी तरह डिफरेंट, ठीक है। अब लेकिन जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनकी शेप, या फिर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इनकी पढ़ी हुई हैं, कंडक्टिविटी या इंसुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, रेजिस्टिविटी एटसेट्रा, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बट ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज पे डिपेंड करती हैं, दैट इज इंटर एटॉमिक फोर्सेस। मेन इन चारों स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज पे डिपेंड करती हैं और वो कौन सी चीज है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है। अब इंटर एटॉमिक फोर्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं और उसके बाद जंप करते हैं कि सॉलिड किस तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शो कर सकती हैं। एक तो देखो, एक चीज हमने जो पढ़ी हुई है वो ये है कि आप किसी भी सॉलिड, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और एक खास लिमिट तक हम उसको डिफॉर्म करते हैं और उसके बाद वो परमानेंटली एक तरह से टूट भी सकता है या डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। या फिर जिस तरह आप एक फुटबॉल ले लो, उसको आप प्रेस करो, ठीक है, प्रेस करने के बाद छोड़ो, वो दोबारा फुटबॉल अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेगी। इसी तरह एक सपोज ये मार्कर है या स्केल है, इस पे खास फोर्स लगाओ और छोड़ो तो ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती हैं, ठीक है ना। अब वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करती हैं? इंटर एटॉमिक फोर्सेस, क्लियर है। अब इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती कैसी? इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्रिस्टल लैटिस के लैटिस पॉइंट्स के दरमियान होती हैं और ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस मोस्टली हम इन इंटरेक्शंस को एक स्प्रिंग की तरह मानते हैं कि स्प्रिंग के साथ दो मैसेज अटैच हैं और उन दोनों को एक खास फोर्स है बीच में, वो एक इंटरेक्शन है उन दोनों के दरमियान, लाइक स्प्रिंग ने उन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। और वो जो स्प्रिंग टाइप इंटरेक्शन है उन दोनों के दरमियान, जिसने उन दोनों को बाइंड करके रखा हुआ है, उसको हम मानते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है। अगर मैं समहाउ इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, लेट्स सपोज कि ये लेटेस्ट पॉइंट ही किसी क्रिस्टल के और इनके दरमियान फोर्सेस हैं लाइक इस तरह इन द फॉर्म ऑफ
स्प्रिंग, ठीक है। अब इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह ये फोर्सेस एक्ट करती हैं एज इट इज स्प्रिंग भी एक्ट करता है, तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ये कैसी कैसी हो सकती है, ठीक है जी। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, ये एक लेटेस्ट पॉइंट, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, इसी तरह ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। अब इन सब लेटेस्ट पॉइंट्स को एक खास किस्म की इंटरेक्शन है जिसने आपस में जोड़ा हुआ है, तो लेटेस्ट पॉइंट्स के दरमियान वो इंटरेक्शन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखें तो ये इंटरेक्शन कौन सी हो सकती है। हमने ऑलरेडी 4 बेसिक फोर्सेस पढ़ी हुई हैं, 2 तो न्यूक्लियाई के अंदर होती है ना, ठीक है, बाकी 2 बच जाती हैं। उनमें से उन 2 में से ये कौन सी इंटरेक्शन होगी जिसने एटम को आपस में पकड़ के रखा होगा, ग्रेविटेशनल होगी या इलेक्ट्रिकल। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां बहुत वीक होती है क्योंकि ये एटॉमिक साइड्स या ये एटम्स इनका मास बहुत कम होता है, ठीक है, तो इनके आपस में जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो ना होने के मुकाबले निग्लिजिबल होती है। बट यहाँ ये जो इंटरेक्शन है ये कौन सी इलेक्ट्रिकल है, कौन सी फोर्स इनको पकड़ के रखती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक के जब डाइपोल्स बनते हैं, डाइपोल्स बनने के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स एक तरह से वहां आती है, उस फोर्स ने इनको पकड़ के रखा, ठीक है। मीन के मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे पास 2 फोर्सेस न्यूक्लियाई से हट के हैं, एक कौन सी है ग्रेविटेशनल और दूसरी इलेक्ट्रिकल। बट इंटर एटॉमिक जो हमारे पास लेटिस साइड्स होती है इनके दरमियान जो फोर्स होती है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है जिसने इनको पकड़ के रखा। इट एक्ट सेम एज इट इज के 2 मैसेज स्प्रिंग से हमने अटैच किए हुए और स्प्रिंग ने उन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब हम सॉलिड की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं लिक्विड और गैसेस और प्लाज्मा को फिलहाल फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ कि सॉलिड्स में ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट्स या फिर एटम्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये किस स्टेट में होते हैं, क्या ये रुके हुए हैं या ये मूव कर रहे हैं या ये रोटेट कर रहे हैं या ये वाइब्रेट कर रहे हैं, किस स्टेट में हो सकते हैं, क्या देखें ये एक तरह से वाइब्रेट भी कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है और मूव भी कर रही होती है, एट द सेम टाइम सारा कुछ कर रही होती है। बात समझ रहे हैं ना, एक है कि वाइब रोटेट करना जस्ट, ठीक, ये रोटेट भी कर रही होती है। एक है सिंपल वाइब्रेट करना, ठीक है, एक अपनी जगह से मूव भी कर, तो ये मतलब सारी किस्म की मोशन ये कर रही, मूव भी कर, एक तरह से उसको आप वाइब्रेशन तो बहुत संभाल होती है ना, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसी हैं उनमें इनकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, ये एक तरह से अपनी जगह को छोड़ कर आगे भी जाती, ठीक, ऑसिलेट भी कर सकती, वाइब्रेट भी कर, ठीक है, फोनानिक वाइब्रेशन होती है पूरी क्रिस्टल लैटिस में, ये पूरी क्रिस्टल जो एक तरह से लेयर है ये पूरी लेयर है मूव करती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फोटान है ना, फोटान वेव्स पैदा होती हैं, क्रिस्टल में इनकी मोशन से फोनान प्रोड्यूस होते हैं, एक तरह की वेव्स, ठीक है, वो वेव्स भी निकलती है, ठीक है। अलबत्ता बट हम उस डिटेल में नहीं जाते, बट ये एक तरह से क्या करती, ये रेस्ट में नहीं होती, इन शॉर्ट ये जो लेटेस्ट साइट या जो पॉइंट्स होते हैं ये रेस्ट में नहीं होते, ठीक है। इट मींस शॉर्टकट अगर आप इसको समझो तो ये वाइब्रेट तो पक्के करते हैं, सबको पता है। लेट्स सपोज कि अगर हम ये एक लेयर ले लें और इसमें ये एटम, तो ये एटम यूं ऊपर जाएगा फिर यूं नीचे आएगा और इस पोजीशन के अराउंड ये वाइब्रेट। अब कैसे ये वाइब्रेट करे, अब इसको समझ, ये अपनी कौन सी पोजीशन अचीव करने की कोशिश करेगा, ये वाली या ये वाली या इन दोनों के बिटवीन कोई मीन पोजीशन अचीव करने की कोशिश, ऐसा क्यों होता है, इस बात को पहले समझ। देखो
लेट्स सपोज कैप में ये दो मैसेज बांध देता हूं स्प्रिंग से। सपोज करो कि ये दोनों एटम्स, ठीक है, और इन दोनों को किसने पकड़ कर रखा हुआ, इंटरेक्शन कौन सी इनके बीच में, स्प्रिंग। अब अभी ये अपनी उस पोजीशन पे ही जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस पोजीशन पे इनकी एनर्जी मिनिमम होगी और यूनिवर्स का हर पार्टिकल, हर कंपोनेंट अपनी में जाओ। सपोज करो कि एक बॉडी अगर सरफेस पे यहां इतनी ऊंचाई पे, तो बाकी सरफेस के लिहाज से वो अभी समझ लो हाइट के लिहाज से वो अपनी मिनिमम स्टेट, लेकिन साथ ही हम एक कुआं खोद लें तो उसकी एनर्जी तो इस हाइट के लिहाज से मिनिमम हो, तो वो बॉडी उस कुएं के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को और लोअर कर दिया। तो इट मींस तमाम जितनी भी पार्टिकल है वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। अभी हम कहते हैं ये मैसेज या लेटेस्ट पॉइंट इनको समझ लो, दो एटम्स, कि अभी इनकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये इनकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। बट अगर हम इसको थोड़ा सा मैस को आगे लेके जाए, ठीक है, ये मैस थोड़ा सा इधर आ जाए, तो मैस थोड़ा सा इधर मूव करेगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगी, एक तरह से स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा ना। जो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो ये एक तरह से हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वर्क हुआ एनर्जी स्टोरेज स्प्रिंग के अंदर। तो मॉलिक्यूल या एटम या आयन हाईएस्ट एनर्जी स्टेट की तरफ जा रहा है, जब आपको उस एनर्जी स्टेट में वो रहना नहीं चाहिए, वो वापस किधर आने की ट्राई करेगा, बैक अपनी इस पोजीशन मीन की तरफ। क्लियर है कि अगर वो यहां है थोड़ा सा आगे मूव करके तो वापस आने की कोशिश करेगी इसी पोजीशन की तरफ। लेकिन अगर ये मैच थोड़ा सा इस साइड से इधर आ चुका, लाइक ये पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर चला गया, मीन उस सेंस में आगे चला गया, तो ये वापस अपनी इसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। लेकिन अगर ये मैच थोड़ा सा अगर इसको इधर ले आए तो तब भी क्या होगा, तब भी स्प्रिंग कंप्रेस होगा, एनर्जी अगेन बढ़ जाएगी, ठीक है, और अगेन पार्टिकल चाहेगा कि इस स्टेट में मीनिंग नहीं, ये मीन पोजीशन तक। इट मींस अगर पार्टिकल इस साइड पे भी आ गया है तो अगेन ट्राई करेगा कि इसी पोजीशन में जाऊं मीन की तरफ। इट मींस हर सूरत में एक ही पोजीशन पे उनकी एनर्जी मिनिमम होगी, चाहे उससे डिस्टेंस कम भी हो जाए तो एनर्जी बढ़ जाएगी, चाहे उससे डिस्टेंस ज्यादा भी हो तो एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब इस डिस्टेंस पे अगर दोनों पार्टिकल इतनी दूरी पे एक दूसरे से रहें तो इनकी एनर्जी लोएस्ट है, अगर इससे कम दूरी भी हो तो एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर इससे ज्यादा दूरी भी हो तो एनर्जी बढ़ जाएगी, साइक्लिक स्टेट में चले जाए। ऐसा ही न्यूक्लियाई के अंदर भी होता है, जैसे आपने चैप्टर लास्ट चैप्टर आई थिंक आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, वहां हम पहुंचेंगे, फिर इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्रिस्टल की बात करें कि खास डिस्टेंस पे दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। उससे ज्यादा होगी तो तब भी बढ़ेगी, उससे कम होगी तो, लेकिन चूंकि ये एनर्जी अट्रैक्शन की है दोनों के दरमियान, तो ये एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, अट्रैक्शन की नेगेटिव, क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल नेगेटिव होता है। चैप्टर नंबर 20 में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि जो नेट एनर्जी आएगी वो अट्रैक्शन की वजह से वो नेगेटिव आएगी। अच्छा, अब इसका मतलब नो नो नो, समझ लो डाइपोल जनरेट हो जाते हैं, डाइपोल, डाइपोल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है कि डाइपोल एक तरह से इंड्यूस्ड हो जाते हैं पोल्स। एक एटम दूसरे एटम के करीब लाओगे तो उसके नेगेटिव इस वक्त के नेगेटिव क्लाउड को रिपेल करे, लेकिन इसका पॉजिटिव जो न्यूक्लियाई है उसको अट्रैक्ट करे, तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाती है, डाइपोल बन जाता है वो एटम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के यहाँ ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपस में इंटरेक्ट रहती है। आप इस तरह इसको समझ लो, देखो कि ये नेगेटिव क्लाउड है इलेक्ट्रॉनिक, ये पॉजिटिव क्लाउड है न्यूक्लियर,
इसके करीब अगर हम दूसरा एटम लाएंगे तो इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव क्लाउड इसके नेगेटिव क्लाउड को क्या करेगा? रिपेल। लेकिन इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ठीक है, तो इन फोर्सेस की वजह से एक तरह से इसकी शेप कुछ यूं बन जाएगी कि एक तरफ नेगेटिव थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पे और न्यूक्लियाई एक साइड पे, जिसकी वजह से दो पोल बन जाएंगे और इलेक्ट्रिकल फोर्स वहां जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां मैंने बात की कि जो एटम्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव पोटेंशियल या फिर अट्रैक्टिव एनर्जी की वजह से, तो वो एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। सेम स्टेट में तो हमने एनर्जी पढ़ी हुई है ना, वो न्यूक्लियाई के साथ, न्यूक्लियाई ने उसको पकड़ के रखा होता है, अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। वो एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होती है ना। ग्राउंड स्टेट में आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन पढ़ा हुआ है ना। मीन वो -13.6, इसका मतलब है अट्रैक्टिव पोटेंशियल है या अट्रैक्टिव एनर्जी है वो, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एनर्जी है वहां, तो वो एनर्जी नेगेटिव। अब देखो इसका मतलब है रिपल्सिव का जब कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो फोर्स एक तरह से पॉजिटिव को शो करेगा, अट्रैक्टिव का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ये एक तरह से कन्वेंशन समझ लें फिलहाल। अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा ग्राफिकली शो करना चाहें कि पोटेंशियल एनर्जी और इस तरफ डिस्टेंस रखना चाहें, तो क्या हमें मिलेगा कि एक ही डिस्टेंस ऐसा है जिस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। जीरो नहीं है, मिनिमम का मतलब है कम हो। जीरो हुई तो फिर तो बहुत ज्यादा होगी ना, जीरो तो बहुत ज्यादा होगी। जीरो पोटेंशियल एनर्जी समझ लो बहुत मैक्सिमम। जैसे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ अटैच है ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन, उसकी एनर्जी जीरो होने का मतलब यह कि वो आजाद हो गई, मतलब वो जीरो एनर्जी उसके लिए मैक्सिमम एनर्जी है। कितनी एनर्जी अगर आप +13 उसको दे दो, नेट एनर्जी उसकी होगी जीरो, बट वो शूट आउट। ठीक है, तो वो एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होगी। अब सपोज करो कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, तो इनकी अट्रैक्शन की वजह से इनकी एनर्जी इनके दरमियान है, तो कौन सी होगी? नेगेटिव। ठीक, मैं कहता हूं कि ये वो डिस्टेंस है r0 यहां से यहां तक जिस पे ये दोनों रहना चाहती, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पे एनर्जी इन दोनों की क्या होगी? इन दोनों एटम्स की मिनिमम। सपोज करो वो मिनिमम एनर्जी ये इतनी नेगेटिव होगी, ये वो मिनिमम एनर्जी ये इस पॉइंट पे। अब देखो इस पॉइंट, इस डिस्टेंस से अगर मैं ज्यादा करूं डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस से मैं अगर इसको आगे खींचूं, तब भी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज, कि इस लेवल से एनर्जी बढ़े। अगर इस डिस्टेंस से मैं इन दोनों को कम करूं तो तब भी एनर्जी, और बढ़ के कहां तक ये मैक्सिमम जा सकती है? जीरो तक। बात समझ रहे ना? इट मींस इस पॉइंट पे एनर्जी होगी मिनिमम, इससे अगर मैं डिस्टेंस ज्यादा करूं तो तब भी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और कम करूं तो तब भी एनर्जी बढ़ी। लेकिन एक ही पॉइंट मेरे पास ऐसा आता है जिस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एंड दैट पोजीशन इज नाउन एज मीन पोजीशन ऑफ दैट लेटिस साइट। क्लियर है? अच्छा, अगर इसी को मैं थोड़ा सा फोर्स की लैंग्वेज में बताना चाहूं तो कैसा बनेगा ग्राफ? क्या इक्विलिब्रियम पे इनके दरमियान, लाइक r0 डिस्टेंस पे इनके दरमियान फोर्स कितनी होगी? अभी इक्विलिब्रियम कितनी फोर्स? जीरो। कितनी फोर्स है? जीरो। गुड। क्या इस पोजीशन पे ये फोर्स जीरो? लेकिन अगर मैं इस पोजीशन से इनको, इस डिस्टेंस को बढ़ाना चाहूं तो फोर्स कौन सी होगी? हाँ, कि अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाऊं, मतलब मैं इसको खींचूं आगे, डिस्टेंस ज्यादा होगा, इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स बढ़ेगी? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होती है? नेगेटिव। तो इसका मतलब है फोर्स कौन सी होगी? नेगेटिव। एक तरह से नेगेटिव फोर्स इंक्रीज होगी। अट्रैक्टिव फोर्स ऐसी होगी कि मैं इस एटम को आगे लेके जाऊं,
बट ये क्या चाहेगा, मीन इस डिस्टेंस को इंक्रीज ये चाहेगा मैं वापस इधर जाऊं इस पोजीशन जिस पे वो पहले है। तो इट मींस इन दोनों के दरमियान तो अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम कर रही है ना, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों ये चाहते हैं कि वो इस डिस्टेंस पे रहें जिस पे अभी हैं। इसको अगर मैं आगे डिस्प्लेस करूंगा तो ये वापस जाने की कोशिश करेगा। इट मींस इन दोनों के दरमियान इन दोनों की कोशिश ये होगी कि वापस आए, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई, मतलब नेगेटिव फोर्स ज्यादा हो। क्लियर है? अब अगर मैं इस डिस्टेंस को कम करूं तो क्या होगा, क्या इस डिस्टेंस को मैं अगर कम करूं, देखो अब अगर मैं इस डिस्टेंस को कम करूं तो ये दोनों क्या चाहते हैं कि अगर मैं इधर आ गया इस रीजन में, ये दोनों चाहते वापस इस रीजन में जाओ। इट मींस ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करें कि वापस इसी पोजीशन में आए, इक्विलिब्रियम मीन पे। तो अब अगर इस डिस्टेंस को मैं कम करूं तो ये चाहेंगे नो 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 पुरानी डिस्टेंस पे जाओ, मीन वापस इसी पोजीशन पे आओ। तो एक दफा एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल। तो कौन सी फोर्स इंक्रीज होगी, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स कौन सी होती है, पॉजिटिव। तो एक तरह से इस तरह के ग्राफ, ठीक है, मतलब कि इस डिस्टेंस पे फोर्स होगी जीरो जिस पे दोनों ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस डिस्टेंस से अगर हम डिस्टेंस कम करें तो कौन सी फोर्स इंक्रीज होगी, रिपल्सिव, ठीक। और अगर इस डिस्टेंस से हम एक तरह से डिस्टेंस ज्यादा करें तो कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव। लेकिन ना तो ये अट्रैक्टिव रीजन में रहना चाहेंगे ना तो ये रिपल्सिव भी, क्योंकि दो रीजन के लिए हाई एनर्जी स्टेट वाली ये सिर्फ इस रीजन पर रहना चाहिए, जीरो फोर्स है, मिनिमम एनर्जी स्टेट। क्लियर है ना? अब इसके बाद अगली बात ये आती है कि अगर हम इनको डिस्प्लेस कर सकते हैं फोर्स की मदद से, इट मीन हम इनके अंदर चेंजिंग लाइंस जो इनकी ओरिजिनल शेप होती है या जो इनका ओरिजिनल वॉल्यूम होता है या जो इनकी ओरिजिनल लॉन्गिट्यूडनल लेंथ होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फोर्स। बात समझ रहे हैं ना? तो यही मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फोर्स की मदद से हम इनके अंदर कैसे कैसे चेंजिंग ला सकते हैं। क्लियर? बट ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे विद इन लिमिट, एक खास लिमिट के अंदर। वो कौन सी लिमिट होगी, हम इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगाने का वो बॉडी टूट, ठीक है, उस लिमिट के अंदर है। अब हम आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट बात आ जाती है कि अगर हम सपोज करो कि मेरे पास एक ये स्केल, ये क्या है मेरे पास स्केल, ठीक है, प्लास्टिक का या आयरन का स्केल, मैं इस पे यहां लगाता हूं फोर्स और इसकी पोजीशन चेंज होकर ये हो जाती है, ठीक है, मतलब कि मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये बेंड होके ऐसी होगी। जो ही में ये कौन सी फोर्स है, ये वाली जो मैंने अप्लाई की, देखो ये वो फोर्स है जिसने इसको चेंज किया, एक तरह से इसकी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी इसको चेंज किया। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने वाली फोर्स हमेशा क्या कहलाती है, डीफॉर्मिंग फोर्स। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे उसको डीफॉर्मिंग फोर्स, बात है। तो ये फोर्स कौन सी हो, डीफॉर्मिंग फोर्स, not deforming shape. Deforming force means change in configuration, whether it's shape, length, volume, no. That's not shape. अच्छा ये सारी चीजें आप सपोज करो कि मैंने एक डीफॉर्मिंग फोर्स इस पे लगाई जिसने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये थी कि ये स्ट्रेट था, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी कि ये कर्व टाइप बन गया। अब जो ही मैं इस फोर्स को हटाऊंगा, अब ये जो ही मैं फोर्स को हटाऊंगा तो ये सेल किधर जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल, ठीक है, इट मींस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन
रीगेन। अब रीगेन अगर इस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की तो क्यों, इट मींस इसके अंदर कोई ऐसी फोर्स है जिसने जो इसको वापस ले गई, जो इसको वापस ले गई। अब ऐसी फोर्स जो इसको वापस लेके गई उस फोर्स को क्या कहते, वो रिस्टोरिंग फोर्स। वो कौन सी फोर्स है, रिस्टोर। लेकिन उसका दूसरा नाम क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स को एक्सियो फोर्स जो उसके अंदर स्टोर, जिसने इसको वापस कॉन्फ़िगरेशन में लाने में मदद। तो इसको दूसरा एक और नाम भी सुनते हैं, इलास्टिक। इसका दूसरा क्या नाम है, क्यों, क्योंकि एक तरह से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन करती है, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। और वो इलास्टिसिटी जिस फोर्स की वजह से उसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स। इट मींस यहां रिस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब है, इलास्टिक फोर्स। क्लियर है यार। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखो। सपोज करो कि ये आपके पास एक बॉल है या फुटबॉल है, ठीक है, आप इस पे फोर्स लगाते हैं, दबाव डालते हैं, किसी एक साइड से आपने पुश किया इसको, छोड़ गए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लाइक आपने यहाँ इस पे फोर्स लगाया तो इसकी कुछ इस तरह की शेप बन गई। ठीक, जब ये फोर्स आप लगाओगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन कर लेगा। अब वो कैरेक्टरिस्टिक इस बॉडी की जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने में कामयाब हुआ, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलास्टिसिटी। क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। और वो फोर्स जिसकी वजह से इसने अपनी ये ओरिजिनल शेप ली है, इलास्टिक फोर्स, नॉट डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग मींस जिसने चेंज किया, उसकी वजह से इसके अंदर जो फोर्स स्टोर हुई उसको कहते हैं इलास्टिक। ठीक है, सर आप बार डिस्ट्रॉय फोर्स ठीक लगाते हैं उसको डिफॉर्मिंग फोर्स। सर डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लेते हैं, पोजीशन चेंज करके वो हमें बता रहे हैं आप ठीक लगाइए। जिस पॉइंट पे आपकी फोर्स लगी उस पॉइंट से इसकी थोड़ी सी जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज, तो इट मींस कॉन्फ़िगरेशन को डिफॉर्म किया, ठीक है। इसलिए कोई भी ऐसी फोर्स जो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करे वो डिफॉर्मिंग फोर्स। और उसकी वजह से उस बॉडी के अंदर एक और फोर्स आ जाती है जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉडी दोबारा अपनी शेप रीगेन करती है, ठीक है, वो फोर्स की वजह से। क्लियर। और इक्विलिब्रियम पे ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, आपस में बराबर। अब अगर इसी फुटबॉल को आप क्या करें, पानी के अंदर डुबो दो तो पानी हर तरफ से इस पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर, ठीक है। तो अब इट मीन हर तरफ से पानी इसको दबा रहा है तो इसका पूरा वॉल्यूम एक तरह से कम हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन पानी दबाए तो कार्बन गेन ये अपना ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन कर ले। तो इट मींस ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, वो कौन सी है, क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। अच्छा, इलास्टिसिटी। अब आप जैसे कोई चीज पूछे, देखो अगर आप कोई चीज पूछेंगे प्लास्टिक ज्यादा इलास्टिक है या स्टील, स्टील ये देखो स्टील लेट्स देखो अब मैंने एक ये स्टील की नीडल, स्टील की ये मेरी नीडल और इसके साथ में ये ले लेता हूं प्लास्टिक का एक पाइप। क्लियर, प्लास्टिक का पाइप। अब स्टील के साथ स्टील के साथ कितना आगे वेट मैंने लगाया, वेट 100 न्यूटन, 100 न्यूटन लगाया और स्टील की ने थोड़ा सा और D2 ठीक, मैंने इसे दुगना इसके साथ लगाया और इसकी लिमिट में इतना इजाफा हुआ बट ये स्टील टूटा नहीं। अब मुझे बताओ कि देखो पहली बात तो ये इलास्टिसिटी क्या है, कि वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन करे, और ओरिजिनल शेप किस वजह से रिटेन करती है, इलास्टिक फोर्स की।
इट मीन वो तमाम बॉडीज जिनके अंदर ज्यादा इलास्टिक फोर्स होती है वो ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा फोर्स बेयर करने की एबिलिटी देती है। इट मीन जो बॉडी ज्यादा फोर्स बेयर करने की एबिलिटी देती है वो ज्यादा है। यहाँ मैंने स्टील की नीडल के साथ कितना वेट लगाया 100 और यहाँ कितना लगाया 200, ये टूट गई, इसने इतनी फोर्स को बेयर नहीं कर सकती, इसने 200 को भी बेयर कर कौन ज्यादा लगा? गुड, एग्जैक्ट आंसर यही है। क्या ये हमने प्लास्टिक से इतना बड़ा लिया होगा इतना फाइल स्टील कितनी सी नीडेड यूज है, तो ये तो कोई कंपैरिजन ही ना होगा। कंपैरिजन लगे करने तो इतने फाइल्स ना स्टील है तोड़ के दिखाओ, बात समझ रहे हो ना? इट मीन के ये तो कोई कंपैरिजन नहीं हो। अगर कंपैरिजन करना इस नीडल जितना प्लास्टिक लो या इस प्लास्टिक के पाइप जितना स्टील का पाइप लो, तब आपको पता चलेगा कौन ज्यादा है। ठीक है, अब यही चीज थोड़ा सा हम इलास्टिसिटी को करते हैं तो फिर ठीक है। देखें पहले इलास्टिसिटी को डिफाइन कर लो, व्हाट इज इलास्टिसिटी? It is the characteristics of elastic body. It is a characteristic of an elastic body. Kinematic, not elastic. It is a characteristic. Sir, जो body elasticity को elastic body every body is elastic. Every body is elastic. Every. It is a characteristic of matter. Even elasticity, gases, liquids, plasma, सब. It is a characteristic of matter. Due to which it leads to it regain its original shape, original configuration को shape is something special. और configuration means any shape, volume, size, etc. Its original configuration after removal of external deforming force. ठीक है, सपोज करो इसके एग्जांपल ये देखो कि ये मेरे पास एक रॉड है, किसी भी मटेरियल का ये बना हुआ है, ठीक है, इस पे मैं फोर्स लगाता हूं यहाँ डीफॉर्मिंग फोर्स, और डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसकी लेंथ में इतना सा इजाफा हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई यहां से यहां तक, ठीक है, अंडर दिस डीफॉर्मिंग फोर्स। बट जब मैं ये डीफॉर्मिंग फोर्स हटा देता हूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेते हैं, ये कोई भी मटेरियल। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से ये मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करता है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन करता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। अब ये इसने रीगेन क्यों किया? बिकॉज़ जब डीफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, वो उसको डीफॉर्म करने की कोशिश करती है वो फोर्स, तो एट द सेम टाइम इसके अंदर एक और फोर्स प्रोड्यूस होती जो टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, जो डीफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट। और ये वाली फोर्स कौन सी होगी? रीस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स। तो अब कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी का वापस कॉन्फ़िगरेशन रीगेन करना डिपेंड करता है इलास्टिक फोर्स। जिस बॉडी के पास ये इलास्टिक फोर्स ज्यादा हो तो वो इजीली अपनी शेप रीगेन करेगी, जिसके पास कम होगी तो वो बामुश्किल रीगेन करेंगे। और अगर उससे थोड़ी सी इस इलास्टिक फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा दें, ठीक, परमानेंट। इट मींस कि हाँ, किसी भी बॉडी की जो इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करती है इलास्टिक फोर्स, और ये फोर्स डिपेंड करती है कि कोई भी बॉडी अप्लाइड फोर्स कितनी बेयर कर सकती है।
जो बॉडी ज्यादा अप्लाइड फोर्स बेयर कर सकती हैं उनके अंदर इलास्टिक फोर्स ज्यादा होती है और इलास्टिक फोर्स ज्यादा होने की वजह से इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। अब अगर आपने हम जब बॉडी को कंपेयर करते हैं तो हम पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ बाय आर एनीथिंग हम देख रहे हैं कि अगर हम दो बॉडीज को कंपेयर कर लें तो दोनों बॉडीज का एक यूनिट हो चीज, ठीक है, सिंगल। अच्छा सपोज करो अब मैंने अगर कंपैरिजन करना है तो मैं कहूंगा कि एक यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया आप फोर्स लगाओ प्लास्टिक में और पर यूनिट एरिया आप फोर्स लगाओ स्टील। तो अब स्टील और प्लास्टिक कौन ज्यादा फोर्स बेयर कर सकता है? सपोज करो इसके साथ आप 1000 न्यूटन वेट भी हैंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ 1000 न्यूटन हैंग करोगे तो पहले से इंक्रीज हो गया तो अब टूट जाएगा या फिर अगर इसको छोड़ दो तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। इट मीन इसके अंदर इलास्टिसिटी का, लेकिन इसके साथ अगर 1000 न्यूटन वेट आप हैंग करने के बाद इसको हटा भी दो तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा। ठीक है, इट मीन कि इसके अंदर जो इलास्टिक फोर्स जनरेट हो रही है वो इससे भी ज्यादा है, तो इसके पास इलास्टिसिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक प्लास्टिक की निस्बत क्या यहाँ ज्यादा है। बात समझ रहे ना? लेकिन हम जो प्लास्टिसिटी समझ रहे हैं वो देखो ना, अब इस बात को गौर करो कि हम थोड़ी सी फोर्स लगा सर एक बात सुनिए, सारे मैसेज